वेलकम स्टूडेंट्स। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद आज मैं फिर अपने स्मार्ट अचीवर के इस यूट्यूब चैनल पर आपके सामने आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं अभी 2025 जनवरी में जो भी जेईई मेंस के पेपर हुए थे उनके सभी सॉल्यूशन को डिस्कस करूँगा वन बाय वन। आज जिस पीपीटी को मैं लेकर आया हूँ यह है 22 जैन शिफ्ट 1 2025। आज की इस वीडियो में मैं आपको 22 जनवरी शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करूंगा। और बेसिकली इसका जो मोटो है, जो पर्पस है वो ये है कि अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो अभी 12th के एग्ज़ाम में बिजी हैं, जैसे एग्ज़ाम फ्री होंगे उनका मार्च मंथ ओवर होते ही अप्रैल की फर्स्ट वीक के एंड में आप देखोगे या स्टार्टिंग में आपका जेईई मेंस का जो सेकंड एग्ज़ाम होना है वो चालू हो जाएगा। तो बहुत समय आपके पास नहीं बचा हुआ है, इसीलिए मैं सोचता हूँ और मेरा ये मानना है और मेरा ये प्रयास भी है, क्यों ना इन समय में जबकि आप 12th कल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना इन सारे वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाए, जिससे कि जैसे ही आपको समय मिले इसमें यहाँ पर तो क्या हो इसमें यहाँ पर कि आपको एक तरफ से कुछ ना कुछ कंटेंट इफेक्टिवली मौजूद हो, आपको मिल जाए इसमें यहाँ पर। तो यही हमारा ये प्रयास है इसमें यहाँ पर कि जल्दी से जल्दी सारे जेईई मेंस के पेपर को अपलोड किया जाए। तो आइए और समय को जाया किया बिना हम स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस 22 जनवरी शिफ्ट 1 2025 केमिस्ट्री पेपर एंड सॉल्यूशन। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम बात करते हैं इसमें यहाँ पर कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 30 मिनट्स यूजिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट। सबसे पहली चीज, जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे देन इट ब्रेक डाउन एल्यूमिनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इसके बाद कैथोड पर एल्यूमिनियम आयन का डिपोजिशन होगा वाया रिडक्शन रिएक्शन, और इस तरह यह एल्यूमिनियम डिपॉजिट होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितनी एल्यूमिनियम कैथोड पर डिपॉजिट होगी। तो पहली चीज आप देखिए इसमें यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर कितने फैराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड है 3। दूसरी बात, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो उसका एटॉमिक मास डिवाइड बाई नेट चार्ज जो कि 9 हो गया। अब हम यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W इज द वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट एट कैथोड। क्या होगा यहाँ पर E/F I × T। I कितना हमारा 9 और करंट है 2 एम्पियर की, टाइम हमारा है 30 मिनट मतलब इंटू 60 सेकेंड कर लेते हैं अपॉन 96500। ये हो गया इसको यहाँ पर। यहाँ से जब आप इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा लगभग ये आता है 0.336 ग्राम, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो ऑप्शन 3 है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेडियो एक्टिव डिके। देखिए पहली चीज एक चीज याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस भी है और फिनोमिना भी है। ठीक है, यहां पर फिलहाल जो बात करें रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो बेटा रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सेल्फ इमिशन इनविजिबल रेडिएशंस का होता है इसमें। और अगर ऐसा है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट तो फिलहाल नहीं होगी, जो कि इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 3 को देखिए इसमें यहाँ पर जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेटा बिल्कुल ही गलत है। जो डिके कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है, जैसा कि ऊपर लिखा है। आपको बताना क्या था इसमें यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो गलत बेटा ऑप्शन नंबर 3 है, तो यही इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए तो इसमें एक तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है और एक हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है,
अगर टोटल स्टीरियो सेंटर की बात की जाए, स्टीरियो सेंटर क्या होता है? सम ऑफ ऑप्टिकल सेंटर प्लस ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये होता है। ठीक है, दोनों कितने हैं? 1 + 1, तो स्टीरियो सेंटर कितने आ गए? 2। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे बेटा इसमें? यहाँ पर ये हो जाएंगे बेटा यहाँ पर 2 की पावर 2, मतलब ये 2 क्या है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो स्टीरियो सेंटर 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे वो बेटा 4 बनेंगे। और इस तरह जो हमारा आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछा गया है। तो पहले इसकी बात करते हैं। नो डाउट नाइट्रोजन की नेगेटिविटी बोरॉन से ज़्यादा होती है, बोरॉन की मैग्नीशियम से भी ज़्यादा, क्योंकि नीचे है ग्रुप में, और मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती। गलत है बेटा, ये पेयर जो है इतना वाला हिस्सा गलत है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, आई थिंक हमको इनकरेक्ट बताना है। आप भी जानते हैं पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम टुवर्ड्स राइट है और मैग्नीशियम लेफ्ट में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम की नेगेटिविटी मैग्नीशियम से जो होगी वो ज़्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। तो बेटा ये वाला जो अरेंजमेंट है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। लैंथोनाइड आयन विद 4f7 कॉन्फ़िगरेशन, इस 4 आयन दिए गए, कहते हैं इसमें से किनकी कॉन्फ़िगरेशन 4f7 है। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं यूरोपियम की और गैडोलिनियम की। इनका बेटा बात करते हैं, इनका एटॉमिक नंबर 64 होता है और इनका एटॉमिक नंबर 63 होता है। तो अगर EU2+ है तो ये 61 होगा, और गैडोलिनियम की बात करेंगे तो ये 61 ये भी होगा। और अगर आप एटॉमिक नंबर 61 का बेटा कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये बेटा बनेगा ज़ीनन 4f7 5D06S0, ये बनेगा। और अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करेक्ट आंसर बेटा हमारा जो होगा वो A-B होगा, A एंड B, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। ये कहते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 में 4 अरेंजमेंट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में 4 प्रॉपर्टी दी गई, आपको उनको कोरिलेट करना है। सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले में सभी आयन है, आयन से रिलेटेड ऑप्शन में 4 में दिया गया आयनिक रेडियाई। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ये चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है बेटा। तो यहां पर पहली चीज तो ये होगा, ये ऑर्डर कुछ ऐसा है, ये चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में बेटा होता है कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी बड़ी होगी, और पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी छोटी होगी। इसका मतलब ये होगा कि ए का जो ऑप्शन होगा वो 4 होगा। अब चेक कर लेते हैं ए का 4 कहां पर है, तो यहां पर है और यहां पर, मतलब ये दोनों तो सीन से बाहर हो गए, इनको देखना ही नहीं है। अब हम देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर को ही देखते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर में देखिए तो पोटेशियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम होगा और फिर बोरॉन होगा। लेफ्ट टू राइट मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती है और बॉटम से टॉप जाने पे भी कम होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सी का जो ऑप्शन होगा वो 2 होगा। तो सी का ऑप्शन 2 कहां पर है? एक तो यहां पर भी है और यहां नहीं है, पर इसमें यहां पर मतलब बेटा ये हो गया कि ये रॉन्ग हो गया और ये भी सही होने की वजह से करेक्ट ऑप्शन बेटा जो होगा हमारा 3 होगा। खासकर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अटेम्प्ट करने का तरीका बेटा यही होता है, मोस्ट कन्वीनियंट कन्विंसिंग और इजीएस्ट पार्ट को पहले अटेम्प्ट हमें करना चाहिए, बाकी उसके बाद बेटा करना चाहिए। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड को बेटा हम कहते हैं विटामिन सी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अ लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड अ थर्मली इंसुलेटेड क्लोज वेसल। देखो बेटा यहां पर अगर वेसल थर्मली इंसुलेटेड है तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्यू 0 हो जाएगा। बाय द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इन्होंने कहा है a liquid when kept inside thermally insulated closed vessel and mechanically stirred from outside, मतलब बाहर से इस पर फोर्स अप्लाई किया है। तो अगर आप बाहर से किसी सिस्टम पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा इसमें यहाँ पर क्या देखोगे, इसमें आप इसमें ही देखोगे यहाँ पर कि जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम पर हो रहा है।
अगर वर्क सिस्टम पर हो रहा है तो जो W होगा वो 0 से ज़्यादा होगा, और अगर W 0 से ज़्यादा है और Q 0 है तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा U भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन है वो क्या होगा, डेल्टा U 0 से ज़्यादा, W 0 से ज़्यादा, Q इज इक्वल टू 0। सो हमारा जो करेक्ट आंसर बेटा होगा वो ये होगा हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं रेडियस में। इसमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम इज गिवन एज A0। ठीक है, अब कहते हैं A0 हमें फाइंड करना है ये रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन। गिवन क्या है, A0 रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हो गया बेटा, यहाँ पर आप भी जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, n² / z होता है ये। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में या स्टेशनरी स्टेट में ये हो जाएगा, दिस इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर A0 हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए n भी 1 होगा और z भी 1 होगा। अब बात करते हैं फॉर हीलियम के लिए, फॉर हीलियम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बेटा, ऑर्बिट सेकंड हो जाएगी, एंड नाउ r क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू क्या होगा, अब 2 का स्क्वायर होगा, एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास। अगर ऐसा है इस 0.53 को क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखते हैं A0 × 4/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो R2 आएगा वो आएगा 2 × A0। और अगर देखा जाए तो वो ऑप्शन बेटा हमको ये दिया हुआ, तो इस तरीके से बेटा चीज़ें हम लोग इसको करते हैं यहाँ पर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा, फिर इसका समझ के आंसर करिए। कहते हैं ये कंपाउंड कहते हैं विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। वैसे देखा जाए जब आप इस कंपाउंड को रिएक्शन में ऐड करेंगे SN1 तो क्लोरीन हटेगी, क्लोरीन हटेगी तो -1 चार्ज आएगा और यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर SN2 होनी चाहिए, बट इन्होंने कहा है कि ये SN1 होनी चाहिए। तो देखिए होता क्या है, जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो है बट इट इज स्टेबल बाई कॉन्जुगेशन। अब अगर ये स्टेबिलिटी बाई कॉन्जुगेशन है तो भले ही प्राइमरी है तो क्या हुआ बेटा, पर ये कैरी करेगा SN1 ही, ये SN2 नहीं कैरी करेगा, क्योंकि SN2 उन्हीं कार्बोकेटाइन पर होती है जो खासकर अनस्टेबल होते हैं। पर ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है कॉन्जुगेशन लोन पेयर ऑफ O की वजह से स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेता है, इसीलिए इसकी जो टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस है वो काफी हाई होगी, दैट इज व्हाई इट्स कैरी SN1 रिएक्शन। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा बेटा। अब इन्होंने स्टेटमेंट 2 में कहते हैं दिस कंपाउंड विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन। ये भी बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि जैसे ही आप क्लोरीन को हटाएंगे यहाँ माइनस चार्ज आएगा और यहाँ प्लस होगा, और यहाँ से एक रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट के बाद जो नया कंपाउंड बेटा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बेटा बन जाता है। और आप देखिए टर्शरी कार्बोकेटाइन है, नॉन सभी कार्बोकेटाइन खासकर अगर वो एलिफेटिक हैं तो टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, दैट इज व्हाई इट ऑलवेज अंडरगो SN1 रिएक्शन। तो इन्होंने बोला है कि दिस कंपाउंड विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली, तो इस प्राइमरी हैलाइड। पहले जी प्राइमरी हैलाइड तो बनेगा ही नहीं, यहाँ बन तो प्राइमरी रहा था पर उसका रीअरेंजमेंट को फाइनली टर्शरी बनता है, और टर्शरी जो होते हैं वो SN2 नहीं कैरी करते हैं। तो ये तो सही लिखा है इसमें यहाँ पर। अब इन्होंने ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, पहला हमारे पास क्या है, SN1 कैरी करेगा, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 1 जो बेटा वो हमारा क्या है, ट्रू है, बिल्कुल सही हमारा बेटा यहाँ पर SN1 बिल्कुल सही है। दूसरे में इन्होंने कहा है कि इट विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली, तो ये SN2 तो करने की पोजीशन में ही नहीं बेटा इसमें यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है बेटा, सही है इसमें यहाँ पर। और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। मजा आ रहा होगा सभी को, समझ में भी आ रहा होगा, एंजॉय करिए, लुत्फ उठाइए और अपने आप की भी एनालिसिस में करते रहिए कि वास्तव में आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, कितना अच्छा है, कहाँ पे कोई चीज़ आपसे लैग कर रही है, कैसे एग्जाम में कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं, अप्रोच बिल्डअप करने होते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, इन सब चीज़ों को भी साथ में देखिए। नेक्स्ट अगला एक और हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर रिसर्च असर्शन टाइप का क्वेश्चन है।
कहते हैं स्टेटमेंट 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम लिबरेट हाफ मोल ऑफ गैस। तो आइए देखते हैं, देखिए प्रोपाइन तो ये हो गई, ये 1 मोल ऑफ प्रोपाइन है, क्या है 1 मोल ऑफ प्रोपाइन। इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम से कराएंगे तो सोडियम मैक्सिमम एक H हटा सकती है यहां पर और बनाती क्या है प्रोपिनिलाइड, बनाती प्रोपिनिलाइड प्लस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो बिल्कुल सही है, अगर आप 1 मोल ऑफ प्रोपाइन को एक्सेस ऑफ सोडियम में ऐड करेंगे तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन तो लिबरेट हो रही है। अब इन्होंने कहा है कि जब हम 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन को रिएक्ट करते हैं NaNH2 से, तो पहली चीज देखो बेटा, इसमें यहां पर हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं, ये प्रोपाइन है, इसकी रिएक्शन NaNH2 से कराते हैं, तो Na यहां से H हटाएगा तो यहां अमोनिया गैस बन जाएगी, ये H और NH2 जो होते हैं वो अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज नोट करो, यहां पर इन्होंने कहा कि 4 ग्राम प्रोपाइन से इतने ml अमोनिया गैस बनती है। तो आइए चेक कर लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन 3 है 36 हो गया, 4 हाइड्रोजन है 40 ग्राम ऑफ प्रोपाइन से कितने मोल अमोनिया बनती है 1, जिसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 4 ग्राम से कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 2.24 लीटर बनेगा। इन्होंने कितना बोला है 224 ml बोला बेटा इसमें यहां पर। तो आइए एक बार कैलकुलेशन जरा और चेक कर लेते हैं पहले इसमें यहां पर, आई थिंक सही तो की है। इसको अगर ml में चेंज करेंगे तो ये 224,000 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 10 आएगा बेटा। इतने ml अमोनिया बननी चाहिए थी, जबकि इन्होंने इतने ml बोला है, तो स्टेटमेंट 2 तो बेटा जो है ये फॉल्स है, जबकि ये ट्रू है स्टेटमेंट 1। तो आप चेक कर लो इसमें यहां पर कहां दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अ वेसल एट 1000 केल्विन contains CO2 with the pressure of this atmosphere. Some of CO2 is converted into CO on addition of graphite. इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, ये ग्रेफाइट हो गया, ये बेटा बन गई हमारे पास, ये इसका इनिशियल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर का है। अब अगर हम इसमें से x माइनस कर दें तो यहां 2x बनेगा। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, ये बेटा होगा टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ये होगा 0.5 प्लस x, और इन्होंने जो टोटल प्रेशर हमको दिया हुआ वो 0.8 एटमॉस्फेयर का दिया हुआ, 0.8 हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू 0.3 एटमॉस्फेयर आ जाएगी, ठीक है। अब हमको चाहिए Kp, क्या चाहिए बच्चों Kp। तो Kp कैसे करेंगे, देखो यहां पर Kp का फॉर्मूला होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO पार रेस बाई 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पार रेस बाई 1। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कैसे फाइंड करेंगे, टोटल मोल ऑफ CO2x अपॉन टोटल एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे टोटल कितना है, ये है हमारे पास टोटल एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना हो जाएगा हमारे पास 0.8, ये हो गया हमारे पास, और इसके बाद CO2 का कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा इतना 0.5 माइनस x अपॉन टोटल कितना है 0.8, तो एक तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास x, ये बचेगा Kp हमारे पास 4x स्क्वायर, x की वैल्यू 0.3 है, 0.3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा हमारे पास, अपॉन क्या होगा 0.8, और ये बेटा हमारे पास क्या होगा 0.2, ये दोनों हटा दीजिए, डेसिमल हट गया हमारे पास यहाँ से, 4 × 2 हो जाएगा 9/4 आएगा। तो अगर 9/4 करें तो कितना होगा, एक मिनट कुछ तो मिसिंग है इसमें यहाँ पर, क्या x स्क्वायर 4x स्क्वायर, पहले तो मैं AC ऑन करूँ सर,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बेटा। इसमें क्या दिया हुआ मैं यहाँ पर CO2 ये ऐड किया गया यहाँ पर, ये बनती हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से इनिशियल जो प्रेशर है वो 0.5 एटमॉस्फेयर का है, जबकि 0 है। अब अगर यहाँ से हम x हटा दें तो ये क्या बन जाएगा 2x, इतना प्रेशर रिड्यूस हुआ उतना बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो Kp क्या हो जाएगा, सॉरी Kp क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO पर रेस बाई 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर रेस बाई 1। अब यहाँ से क्वेश्चन है x कैसे फाइंड करें, तो ये हो जाएगा 4x² अपॉन 0.5 माइनस x, ये बन जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन है x कैसे फाइंड करें। इन्होंने कहा इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल टू 0.8 है, मतलब ये प्लस ये इस इक्वल टू 0.8, तो यहाँ से x कितना आएगा 0.3 आ जाएगा। ये यहाँ पुट कर दो 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 0.2। इसको हम यहाँ से कट करते हैं, डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा हमारा और ये 2 हो जाएगा हमारे पास, ये आएगा 1.8 एटमॉस्फेयर। मतलब जो प्रेशर बिल्डअप होगा बेटा वो 1.8 एटमॉस्फेयर का होगा। यही सॉरी जो Kp कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पर, वो आपका जो है 1.8 एटमॉस्फेयर का होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IUPAC ने पूछ लिया गया है। तो सबसे पहली चीज मेन कार्बन चेन कौन सी होगी, तो वो तो भाई ये होगी हमारी, ये मेन कार्बन चेन। नंबरिंग यहाँ से करो, कार्बोक्सिल के रहते हैं, नंबरिंग कहीं और से हो भी नहीं सकती, सोचना भी नहीं है। तो ये दोनों तो ब्रांच में गए। 2,5 डाईमिथाइल, तो 2,5 डाईमिथाइल कहाँ है, इसमें नहीं है, ये हटा दो, इसमें नहीं, ये हटा दो, या तो इसमें है या इसमें है। अब इन्होंने लिखा है मिथाइल कार्बोक्सी, तो मिथाइल तो है नहीं, ठीक है, ये कार्बोक्सिल हो गया, कार्बोक्सिलेट होना चाहिए था, कार्बोक्सी नहीं, ठीक। अगर आप इसी को लेते हो तो ये बेटा कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सी ग्रुप नहीं है। कार्बोक्सी तो COOH के लिए लिखते हैं, वो भी तब लिखते हैं जब आप उसको मेन चेन में नंबर नहीं कर पाते या नहीं कर सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया आपका यहाँ से कार्बोक्सी जो उन्होंने लिखा है। अब बचा क्या हमारे पास, एक ही ऑप्शन बेटा बचता है, यही इसका करेक्ट आंसर है 6 मिथॉक्सी कार्बोनिल 2,5 डाईमिथाइल हेक्सानोइक। ये इतना मिथॉक्सी ग्रुप है, ये कार्बोनिल हो गया, और तो क्या हो गया मिथॉक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप कार्बन 6 पर है, देखिए लिखा भी 6 मिथॉक्सी कार्बोनिल। मेन चेन में 6 कार्बन है, हेक्सानोइक हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन बेटा होगा वो ऑप्शन 4 है हमारे पास। इसी के साथ हम आते हैं अगले पर क्वेश्चन पर। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज्ड, स्पेलिंग एरर है, यूज्ड to obtain H2S2O8 by the process of electrolysis। करेक्ट ऑप्शन इज बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे अंडर डाइल्यूट कंडीशन, तो ही बेटा हमारे पास क्या बनेगा H2S2O8 बनेगा, और कोई कंडीशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड में तो पॉसिबल ही नहीं है। सोडियम सल्फेट में अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये बन ही नहीं सकता बेटा इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट कहते हैं द कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट। पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट कोई एल्डिहाइड ही देगा, तो एल्डिहाइड इसमें कहाँ है, एक तो D में है, एक A में है और एक E में है बेटा, और कहीं है ही नहीं। बाकी ये तो कीटोन है भाई, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, तो ये दोनों तो देने से रहे, तो ADE होना चाहिए, और ADE बेटा ऑप्शन 2 में है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द CFSE डेल्टा O विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पहली चीज बेटा ये समझ लो, यहाँ पर नेचर ऑफ लिगेंड की बात कर लेते हैं। अगर लिगेंड SFL है तो हमेशा याद रखिएगा जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो स्प्लिटिंग से ज्यादा होती है, कम होती है, सॉरी। बट अगर हमारा लिगेंड WFL है तो ऐसी केस में जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो स्प्लिटिंग से ज्यादा हो जाती है। एक चीज नोटिस करने की, यहाँ पे लिगेंड 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, मतलब इन चारों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो बेटा ज्योमेट्री बनेगी वो कुछ ऐसी बननी चाहिए,
ये T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल हो गए, ये EG सेट ऑफ ऑर्बिटल हो गए, ये इनका एनर्जी गैप हो गया डेल्टा O, इसे बैरी सेंटर कहते हैं यहाँ पर। ये 5D जनरेटेड d ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस बैरी सेंटर से ऊपर आएगा तो ये 3/5 डेल्टा O एनर्जी गेन करेगा, पर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आता है तो 2/5 डेल्टा एनर्जी गेन करे, लूज करेगा बेटा इसमें यहाँ पर। तो आइए देखते हैं क्या होगा। पहली चीज Fe ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 2+, यहाँ पे 3+, यहाँ 3+, और यहाँ पर 3+। दूसरी चीज अगर हम इसमें एक चीज और देखें बेटा, इसमें यहाँ पर ये दोनों, ये क्या है SFL है, ये SFL है, ठीक है। अब अगर SFL है तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, स्प्लिटिंग से कम होगी। अगर पेयरिंग स्प्लिटिंग से कम है तो इसके हाफ फिल्ड होने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं आएगा, वो यहीं आगे पेयर बना देगा बेटा। अब अगर बात करते हैं Fe2+ की, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा, हमारे पास ये भी देखना होगा। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, आर्गन क्या है यहाँ पर 26 होता है, आयरन 24 बचा है, ये बचेगा 3d6 4s0। इसमें क्या बनेगा बेटा हमारे पास, आर्गन 3d5 4s0। इसमें क्या बनेगा, आर्गन 3d5 4s0, और इसमें क्या बनेगा, आर्गन 3d5 4s0। अब अगर मैं बात करता हूं एक तरफ से 3 और 4 की, पहले बेटा बात कर लेते हैं। अगर हम 3 और 4 की बात करें बेटा इसमें यहाँ पर, तो क्या देख रहे हो इसमें यहाँ पर दोनों में SFL है। अगर दोनों में SFL होता है बेटा यहाँ पर तो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग से ज़्यादा होगी, और ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे। तो जो CFSE होगी वो क्या हो जाएगी, 5 × -2/5, तो ये -2 × डेल्टा नॉट आ जाएगा, मतलब 0 नहीं आ सकता आपका यहाँ पर। इन दोनों कॉम्प्लेक्स की CFSE 0 नहीं आ सकती बेटा, चाहे कुछ भी कर लो। अब बात करते हैं पहले वाले की। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं बेटा पहले, और लिगेंड हमारा क्या है, WFL है। WFL में पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग से ज़्यादा होगी, मतलब ये होगा कि 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, चौथा पांचवा, और छठा फिर नीचे आएगा। तो होता क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ डी सबशेल में 6 हैं, तो पहले 3 यहाँ गए, 2 यहाँ गए, और फिर छठा यहाँ आएगा। मतलब इसकी जो बेटा CFSE कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, T2G4 EG2। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की CFSE फाइंड करें तो क्या होगी, 4 × -2/5 मतलब -8/5, और 2 × 3/5 मतलब 6/5। -8/5 और +6/5 कभी 0 नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो आंसर है वो भी सीन से बाहर हो गया, ये भी सीन से बाहर हो गया, और ये भी सीन से बाहर हो गया। अब आइए चेक करते हैं सेकंड वाले को। यहाँ डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा WFL है, तो 5 कैसे डिवाइड करोगे, पहले इस तीनों को हाफ फिल्ड करेंगे, क्योंकि पेयरिंग स्प्लिटिंग से ज्यादा है, तो चौथा और पांचवा यहाँ के पेयरिंग नहीं बनाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। और ऐसी केस में इसकी जो बेटा कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी T2G3 EG2। और अब अगर तुम इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड करोगे तो क्या आएगी, 3 × -2/5 -6/5, और 2 को 3/5 +6/5। तो इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी आएगी बेटा वो आएगी 0, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो करेक्ट आंसर बेटा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ये तरीका है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग, देखिए बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या किस पर डिपेंड करेगी इस सॉल्यूशन की, तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिपेंड करेगा नंबर एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल सबसे ज्यादा 4 में है, फिर 3 में है, फिर 2 में है, सॉरी 1 में है, और सबसे कम 2 में है बेटा इसमें यहाँ पर, क्योंकि ये अनडिसोसिएटेड होगा ना, बाकी 3 डिसोसिएटेड है, उसमें भी सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन यहाँ पर है, सबसे कम यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा 4th में होगी, फिर 3 में होगी, फिर 1 में होगी, एंड देन फिर 2 में होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन बेटा होगा
वो आंसर 1 होगा, आई मीन ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस सीरीज को जरूर देखिएगा। मैं इस प्लेटफॉर्म से और इस वीडियो के माध्यम से आपसे कमिट कर रहा हूं कि मैं जनवरी 2025 के सभी 10 के 10 सेट पेपर के सॉल्यूशन इसी तरह वीडियो में रिकॉर्ड करके सभी मेरे इस चैनल पे अपलोड रहेंगे। आप अपने समय अनुसार कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जरूर वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और चुस्त दुरुस्त और पुख्ता करिए, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इस अप्रोच और इस माइंडसेट से हमें काम करना है। हमें ये नहीं देखना है कि कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 16 लाख हो रहे हैं, 17 लाख हो रहे हैं, डजंट मैटर, बिकॉज वी नीड ओनली वन एंड सिंगल सीट्स। तो यू डू ऑल योर एफर्ट फॉर वन एंड सिंगल सीट्स। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ये है यहाँ पर, इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन, इसमें ऐड करोगे तो नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनेगा पहले, तो मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ये बन गया, ये पहला हो गया। फिर SnHCl से पास करोगे। SnHCl क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होती है जो NO2 को रिड्यूस करेगी। और यहां से दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा एनिलीन, NO2 का रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन बन जाएगी। तीसरे पे आते हैं, NaNO2HCl में ऐड करेंगे, ये हो गया हमारे पास। और इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये भी, तो ये रिड्यूस करेगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, और ये बनेगी। रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये एसिड को भी रिड्यूस करेगा, तो एसिड का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगी। जो बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बेटा ये होगा, ब्रोमोबेंजीन बन गई, और साथ में एसिटिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहते हैं फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स चूज द करेक्ट ज्योमेट्री एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले हम चारों में ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। इसमें तो 2+ बिल्कुल सही है, इसमें 0 बिल्कुल सही लिखा है, इसमें 2+ सही है, इसमें 0 बिल्कुल सही लिखा है, ये भी सही है, इसमें 2+ बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया तो ये तो सीन से ही बाहर हो गया। यहाँ पर क्या है, ये 0 लिखा तो बेटा ये तो गलत है, तो ये भी, ये दोनों तो सीन से ही बाहर हो गए। अब तुम्हारा आंसर बेटा या तो पहला होगा या दूसरा होगा। निकिल 2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है, निकिल 2+, ये बनता है बेटा यहाँ पर आर्गन 3d8 4s0, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो पीछे पुल बैक पेयरिंग तो होगी नहीं। ऐसी केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो 4s और 4p का होगा, और अगर ऐसा है 4s 4p का तो ये ज्योमेट्री जो बनेगी वो टेट्राहेड्रल होगी और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अब क्योंकि इन्होंने लिखा है, इसके लिए इन्होंने स्क्वायर प्लेनर लिख दिया, तो बेटा ये यहीं पे गलत हो चुका, आपका कुछ देखना ही नहीं आगे। स्क्वायर प्लेनर तभी हो सकता है जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो, और dsp2 तभी होगा जब ये डी सबशेल इन्वॉल्व हो जाए, तो वो बेटा हो नहीं रही है। तो ये तो ऑप्शन 1 भी सीन से बाहर हो गया, बचा गया ऑप्शन 2। ये भी टेट्राहेड्रल होगा और ये भी बेटा टेट्राहेड्रल होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला क्या है, प्रोपीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर हम प्रोपीन की बेटा बात करते हैं, यहाँ पर प्रोपीन ऐसे बनती है, ये प्रोपीन होती है, ठीक है। आप देखिए इस कार्बन में दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो बेटा ज्योमेट्रिकल, यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर है ही नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकती है। तो सबसे पहली चीज, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो पहला तो बेटा नहीं है, ठीक है। इनकरेक्ट, इन्होंने तो ये तो बेटा इनकरेक्ट हो गई। तो अब अगर ये इनकरेक्ट हो तुम्हारे आंसर में ए जरूर आएगा, तो ये दोनों तो सीन से बाहर हो गए क्योंकि इसमें ए नहीं है। अब या तो 1 होगा या 4th होगा। आइए डी और ई भी चेक कर लेते हैं, बी और सी नहीं चेक करेंगे। अब कहते हैं 2-methyl but2ene शो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 2-methyl but2ene, आइए ड्रॉ करते हैं। 2 पे मिथाइल हो गया,
ये ब्यूटूइन हो गया और 2 पे मिथाइल हो गया। अब ये दोनों सेम हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिर से नहीं बनेगा, तो बेटा देखा जाए तो ये भी इनकरेक्ट है, मतलब ए डी तो पक्का हो गए। ठीक है, आइए ई भी चेक कर लेते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटूइन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं कर सकता। ई क्या है? ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस। बिल्कुल गलत। एक्चुअल में ट्रांस आइसोमर की सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जो होता है वो सिस से बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ट्रांस का जो क्लोज पैकिंग होती है वो सिस से ज्यादा होगी। यही वजह है ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो सिस से ज्यादा क्या होंगे? स्टेबल होंगे बेटा, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर बेटा ADE होगा, बाकी सब गलत है बेटा इसमें। यहाँ पर ये हमारे पास, अब ये हमारे पास इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं सम CO2 गैस वाज केप्ट इन अ सील्ड कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 1 atmosphere एंड दिस टेम्परेचर द एंटायर CO2 गैस वाज लेटर पास्ड। तो पहली चीज क्या करिए, लेट अस कंसीडर द मोल ऑफ CO2 कितने हो गए? x। CO2 के मोल बेटा x मान लो पहले। अब इन्होंने कहा कि CO2 को ऐड करते हैं किसमें? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम। आप भी जानते हैं CO2 स्लेक लाइम में रिएक्ट करके क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। आगे इन्होंने कहा है द एक्सेस अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाज लेटर न्यूट्रलाइज विद 0.1 m ऑफ 40 ml HCl। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है। ठीक है, दूसरा यहां से क्या होगा, अगर CO2 के मोल टोटल x हैं तो टोटल मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने होंगे? 2x, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इन एक्सेस, सो अनरिएक्टेड स्लेक लाइम कितना होगा? ये बेटा हो जाएगा x हो जाएगा। भाई इसके 1 मोल इसके 1 सी तो रिएक्ट करेंगे, ये भी डाई बेसिक एसिड है, ये डाई एसिडिक बेस है, दोनों की तो देखा जाए तो n फैक्टर बराबर है। तो अगर n फैक्टर बराबर तो उसका x इसके x से ही रिएक्ट करेगा, मतलब यहां से x मोल CaOH क्या है? अनरिएक्टेड है। तो और यही जो अनरिएक्टेड CaOH है ये किससे रिएक्ट करती है? ये न्यूट्रलाइज होती है 0.1 मोलर 40 ml HCl से, इससे बड़ा रिएक्ट कर जाती है। अब हम यहां से अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या स्टेट करेगा? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलरिटी इंटू N फैक्टर इंटू V1। यहां भी होगा मोलरिटी इंटू N फैक्टर इंटू V2 हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास CO2 स्लेक लाइन के लिए? इसमें यहां पर बेटा N फैक्टर तो 2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? M2, ये 0.1 हो गया। ठीक है, N फैक्टर कितना होगा? 1, वॉल्यूम 40 हो गया अपॉन 1000 लीटर में चेंज कर लिया बेटा हमने। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? द एंटायर अमाउंट ऑफ CO2 रिएक्टेड, तो मोल ऑफ ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? N, ये तो हो गया हमारे पास x मोल, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? मोल हो गया ना बेटा यहाँ पर, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम x हो गया। और ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसके लिए N फैक्टर तो 2 हो जाएगा हमारे पास। आइए इसको सॉल्व करें यहाँ से, तो 2x इज इक्वल टू, ये 0 कैंसिल होगा, ये होगा 4 इंटू 10 की पावर -3, ये कैंसिल कर दो, x कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमको क्या फाइंड करना बेटा इसमें? यहां पर -3 आ गया हमारे पास। देन x इज सेंटीमीटर क्यूब, द एंटायर अमाउंट ऑफ हाफ द इनिशियल अमाउंट। देन x क्या होगा? हमारा नियरेस्ट इंटीजर में बेटा फाइंड करना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा x की वैल्यू ये बेटा ये होगी, जो डैश की वैल्यू ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 आएगी बेटा हमारे पास। ये तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
कहते हैं कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 180 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस। तो आप क्या करिए, यहां से परसेंटेज क्लोरीन का बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होगा, 35.5 अपॉन 143.5 वेट ऑफ AgCl कितना बेटा 143.5, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 180 इंटू 100। तो ये तो 0 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 35.5 इंटू 10 अपॉन 18। तो ये हो जाएगा 355 अपॉन 18 हो जाएगा हमारे पास, और लगभग ये बेटा हमारे पास आएगा कितना 18 इंटू 1 18 हो गया, 17 बचा, 18 8 होगा, 164 9, लगभग बेटा इतने परसेंट के आसपास आंसर हमारे पास आएगा परसेंटेज क्लोरीन का डेपोजिशन। ये तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया है परसेंटेज क्लोरीन का, 35.5 अपॉन 143.5 वेट ऑफ AgCl अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये बेटा फॉर्मूला इसमें यूज किया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयन दैट शो लीनियर ज्योमेट्री। तो लीनियर तो बेटा एस में कौन कौन सी होगी, सबने पढ़ा होगा, 11 है बेरियम क्लोराइड, CO2 Sp है, N3 माइनस इज ऑल्सो लीनियर Sp, XeF2 इसमें 3 लोन पेयर होते हैं, 2 ऊपर एक नीचे, टी शेप बनता है। इट ऑल्सो क्या होगा बेटा इसमें यहाँ पर लीनियर, एंड द लास्ट थिंग इज I माइनस। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर लीनियर इन ज्योमेट्री आर 5। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट ये है, कहते हैं अ मॉलिक्यूल A चेंज इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म B बाय द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स at a temperature of 1000 Kelvin. If the energy barrier with respect to reactant energy for such isomeric transformation is 191.48 and the frequency factor, तो इसमें बेटा पहले क्या करिए आप आर्हेनियस लॉ ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन यूज करिए। क्या होता है K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब यहां से K क्या हो, A कितना दिया हुआ हमें यहाँ पर चेक करना होगा। पहली चीज तो A बेटा हमें फ्रीक्वेंसी में 10 की पावर 20 दी गई है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 191.48, इसका क्या है इंटू 1000 कर लेते हैं 8.314, टेम्परेचर हमको दिया हुआ है कितना 1000 केल्विन, ये हो गया। इसको बेटा जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 की पावर 20, इसको सॉल्व करने पर आएगा -23.03, ये आता है इसको करने पे। यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा ln 10 इंटू 10। इसको जब आगे बेटा सॉल्व करोगे आप इसमें यहाँ पर, तो ये हमारे पास होगा 10 की पावर 20 इंटू 1/10 की पावर 10 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो K की वैल्यू 10 की पावर 10 आ जाएगी। ये हो गया रेट कांस्टेंट। अब कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% मॉलिक्यूल ऑफ A इज कन्वर्टेड इनटू B। तो हाफ लाइफ पूछ रहे हैं, हाफ लाइफ क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन K, 0.693 अपॉन 10 की पावर 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा T1 हाफ, ये हो जाएगा हमारे पास 0.693 इंटू 10 की पावर -10, ये हो जाएगा। हमें पिको सेकंड में निकालना है। पिको ये तो सेकंड इनवर्स में तो हमारे ये तो वैल्यू तो सेकंड में आई है, पिको में 10 की पावर -12 होता है। तो -12 के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, हमें बेटा इसको करना होगा 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, और ये इतना बेटा होता है पिको सेकंड, पिको सेकंड। तो हाफ लाइफ बेटा आ जाएगी 69.3 पिको सेकंड PS, ये इसका आंसर है। तो इन्होंने नियरेस्ट इंटीजर पूछा, तो नियरेस्ट इंटीजर बेटा जो होगा 69 होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से चीजें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। जो A बनना इसका मॉलिक्यूलर मास, पहली चीज ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, ये
NH2 में कन्वर्ट करेगा, ये डायसोनियम में करेगा, ये सेंट मेयर है तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी यहां से। और ये फिटिक रिएक्शन है, मैं आपको करके बताता हूं इसमें। यहां पर ये नाइट्रोबेंजीन है, अगर आप इसको बेटा पास करोगे SnHCl में, ये बन गई यहां पर, ये बनेगा N2 प्लस Cl माइनस। इसको ऐड करेंगे किसमें, Cu2Cl2, सेंट मेयर हो गई, ये बनेगा क्लोरोबेंजीन बेटा। और इस क्लोरोबेंजीन को हम पास करते हैं किस पर, दो मॉलिक्यूल को सोडियम पर, इन ईथर, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से। अब हमसे इसका, ये है कंपाउंड है, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78 होता है बेटा, दो बेंजीन है तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा लगभग 156, क्योंकि दोनों आपस में कंबाइंड, मतलब यहाँ का H यहाँ का H हटा, 2 H हट गए, तो टोटल जो बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 154 आएगा। और यही बेटा इसका फाइनल आंसर होगा, मॉलिक्यूलर मास इज 154 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये है बेटा हमारा यहाँ पर ये हमारा पहला पेपर सेट सोल्यूशन है जेई मेंस 22 जनवरी शिफ्ट 1 2025 का। इसी तरीके से मैं बाकी सोल्यूशन भी बैक टू बैक रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे लगातार अपडेट कर रहा हूँ। आप इसको खोज के देखिए, आंसर देखिए, आंसर का अप्रोच देखिए, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नियरेस्ट वैल्यू लेनी है, कैसे यूनिट इंटर कन्वर्जन करना है, कैसे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं, कैसे कंडीशन बिल्डअप करनी है और कैसे फोकस्ड करना है विद पीस एंड कूल माइंड। ठीक है, ये सारी चीज आप हमारे जब इन 10 वीडियो को लगातार देखेंगे तो यकीन मानिए तैयारी तो आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी। आप 10th का बोर्ड एग्जाम देकर जा रहे हैं एग्जाम देने, बट हाँ सिर्फ पढ़ाई बेटा इस तरह के एग्जाम के लिए इनफ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बेटा से मैटर करती हैं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कितने फोकस्ड हैं, कितने कूल माइंड हैं, कितना केयरफुली चीज़ों को आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ों के साथ आपको गो थ्रू एग्जाम में होना होगा, तब जाकर आपको अपने लिए अपने अकॉर्डिंग एक सीट्स मिलेगी, एक अच्छे से कॉलेज में मिलेगी। और उसी के लिए आप भी मेहनत कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स भी आपके लगे हुए हैं। तो डोंट ब्रेक योर होप एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स। इसी के साथ थैंक यू सो मच।